मुसद्दसे हाली पढ़े हैं तो उसके अंदर वो ज़माना जahलियत की मिसाल देते हुए बताते हैं कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। पाकिस्तान में भी झगड़े आजकल इसी बुनियाद के ऊपर आगे चल रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर झगड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट की और बहुत मुतनाज़ा तरीके से तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया था, जिस तरीके से इंतखाबात हुए थे, जिस तरीके से इनको मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया था, उन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए उन्होंने कुछ करेक्टिव किस्म के इकदाम किए अपनी उस जजमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा ही नहीं था कि बल्ले का निशान इनसे छीन लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ पार्टी पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अब भी एग्जिस्ट करती है, तो मौका दिया गया तहरीक इंसाफ वालों को कि अगर वो पीटीआई के अंदर सारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, उसी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमत ने आज एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास किया है और उसका एक ही मकसद है कि पीटीआई को वो नशिस्तें ना मिलें और 2017 से बैक डेट से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो लतीफ़ खोसा साहब, ये टकराव वाला रास्ता कभी फ़ौज के साथ होगा, कभी अदलिया के साथ होगा, कभी पार्लिमान के साथ होगा। पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा, हम नहीं चलेगा, हम टकरे मारते रहेंगे। देखेंगे नदीम मलिक साहब क्या करें। जब से मोहतरम शरीफ फैमिली सियासत में आई है तब से सियासत कारोबार बन चुका। भुट्टो साहब थे उस वक्त, उनके बदतरीन दुश्मन ने फांसी तक लगा दी, लेकिन करप्शन का चार्ज नहीं लगा था। तो बिजनेसमैन के आने से जाहिर है ये सियासत बिजनेस बन गई। बदकिस्मती है हमारी कि ये बात करते हैं, यानी देखें पहले उन्हीं के कोख से जन्म लिया ज़ियाउल हक की बाक़ियात हैं। भुट्टो को फांसी लगाने में इनका जो है काफ़ी जो दखल अमल भी रहा। फिर ये उसको सारा जनरल जिलानी इनको लेकर आए सियासत में, और उसके बाद क्या हुआ, ये उन्हीं के पीछे पड़ गए और कहा कि जहाज़ जो है लैंड इंडिया में करेगा। हमारा आर्मी चीफ जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसको लैंडिंग की इजाज़त जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं थी। और जब पायलट ने कहा जी हमारे पास फ्यूल इतना नहीं है, 250 बंदा जो है मर जाएगा, तो उन्होंने कहा मरता है मरता रहे, इंडिया में उतार दो इस जहाज़ को, इंडिया में उतार दो इस जहाज़ को। तो ये तो माशाअल्लाह हमारे गुजरांवाले में मैं मौजूद था, जो कुछ इनके शुभ ख्यालात थे माशाअल्लाह। और आज वही जो है ब्लू आइड मंजूर नज़र है, आज उनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद उनको जिस तरह रेड कारपेट दे के लाया गया, यहाँ पाकिस्तान में लाया गया, और एम्बेसडर जिसका काम था कि वो उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडियाला जेल में पहुँचाता, रेड कार्पेट दे के उनको बिठाया। और जब वो माशाअल्लाह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए तो बायोमेट्रिक मशीन चल के जा रही है, जबकि हमारे जो है कायद को आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को ही उन्हें जो है ये हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में से, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में बायोमेट्रिक कमरे में जब वो मौजूद थे तो उनको वर्दियों में जाके गिरफ्तार किया गया। जिसने वर्दियों में गिरफ्तार किया गया वो कोई नदामत नहीं हुई है, उन्होंने कोई माफ़ी कौम से नहीं मांगी है, उन्होंने कोई जो है कोई इसका इजहार भी नहीं किया है, अपॉलॉजी भी नहीं की है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, और उसके शाखसाने में आके उठा के एक पार्टी को तितर बितर कर दिया। तो ये बहानेबाजी को बंद कर दें, सीधा सीधा कहें कि भाई हमें गुलाम चाहिए और गुलामी ही आपका मुकद्दर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ था कि जो है खाकी उससे कैप, खाकी उससे हैट से हम खाकी वर्दी की गुलामी में चले जाएं। देखें ये पाकिस्तान कायदे आज़म का इसलिए नहीं बना था जहां आज़ादी मफकूद हो, जहां माँ बहन की इज्जत भी वो जो है महफूज ना हो, जहां चादर चार दीवारी महफूज ना हो, जहां हर ज़िले पर जो है सेक्टर कमांडर, ब्रिगेडियर, मेजर और कर्नल बैठ के फॉर्म 47 बनाएं और एक पार्टी को कहें कि जलसा नहीं करने देना, और उनकी जो है चढ़ दौड़ें चादर चार दीवारी और ब्लैकमेल करते रहे। वो आप बराह रास्त फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि फॉर्म 45 उन्होंने बनाए हैं। आप कह रहे हैं कर्नल और ब्रिगेडियर ने बैठ के तो फॉर्म 45 बनाया, आप बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। फॉर्म 47 उन्होंने ही बनाए हैं सर। ये तो मुझे हंस के कहने लगा जो इनके बहुत इस वक्त करते धरते हैं, चीफ विप भी है नेशनल असेंबली में, उसने कहा मैंने कसम खाई कि मैंने कहा जी मैंने नहीं किया। कहता है इसलिए कि मैंने तो फॉर्म 47 बनाया ही नहीं है, बनाने वालों ने बनाया है, मेरी कसम सही थी, सच्ची थी। तो ये तो वो खुद मानते हैं कि फॉर्म 47 को किसने बनाया था, इसलिए कि वो नहीं चाहते खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जाए। तो ये तो बात एहसन साहब से भी इसका जवाब ले लें। एहसन साहब, जो आज एक मौका था, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को
मान लेते और शायद तहरीक इंसाफ की तलखी भी कम हो जाती, इनको पार्लिमान में आने देते, इनकी रिजर्व सीट्स इनको दे देते, उनका हक था वो। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सब अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जब भी कोई इदारा अपनी हदूद से तजावज़ करता है तो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। आपको याद होगा कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में ख़त्म की गई तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी रूलिंग दी कि जो आइन के साथ मुतसादिम थी। 63 है वो मुतसादिम थी, ये वाली मुतसादिम और नहीं है। मैं बस करूँ, एक जो आइन का तरीका दिया हुआ था उसको उन्होंने कलअदम कर दिया। अमलन उस जजमेंट के बाद अब किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो तो आप अदम एतमाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसकी रिव्यू पड़ी है, उसकी रिव्यू भी नहीं देखी उन्होंने, क्योंकि मकसद ये था कि PTI की हुकूमत में खलल ना पड़े। अब ये भी जो जजमेंट है इसमें बहुत से सीनियर कानूनदान ये बात कह चुके हैं कि ये एक्सीड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से। मिसाल के तौर पे देखिए, आइन और कानून क्या कहता है। आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि आपने कुछ जो कवानीन है उनको फॉलो करना है। अब ये मैं आपको दो मिसालें, सर वो आइन और कानून कहाँ सोया हुआ था जब PTI से बल्ले का निशान छीना गया था? दो मिसालें देता हूं। माजरत के साथ सुन लीजिए, नाइंसाफी थी, PTI से बल्ले का निशान छीना। 8 फरवरी का इलेक्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट सोई पड़ी रही, उसने ये नहीं देखा कि उस वक्त कह दिया कि पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो नाइंसाफी किसने की? इलेक्शन कमीशन। आप लोग उसके बेनिफिशियरी थे सर, माजरत के साथ। सर इजाजत तक जान की ईमान पाऊं तो सर 2 साल से इलेक्शन कमीशन PTI को कह रहा था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, अगर आप ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उसके ये मुज़मरात हो सकते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन ने PTI को खतूत लिखे, रिमाइंडर्स दिए कि यू आर वायलेटिंग और आप ये जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसका आपको ये मुज़मरात होंगे। अगर 2 साल तक इन्होंने उसके ऊपर कान नहीं धरा तो आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन का कसूर था या PTI का कसूर था? अच्छा, इसी तरह इलेक्शन ने अभी अपनी प्लीज मुझे बात खत्म कर लेना देना। उन्होंने कहा कि उनकी जजमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन की है। प्लीज डोंट इंटरप्ट ना करें बात है। इसी तरह इनका जो एक दूसरा बड़ा तनाज़ा था, इन्होंने कहा जी कि जब इलेक्शन जो है उसको क्यों ताख़ीर की गई मरदमशुमारी की वजह से। मरदमशुमारी का फैसला कब हुआ? ये 2018 में हुआ। उस वक्त हुआ कि जब 2017 की मरदमशुमारी पे सिंध की हुकूमत ने एतराज़ किया और उस वक्त फिर ये तय हुआ चूँकि इलेक्शन होने थे कि अबूरी तौर पर हम इस मरदमशुमारी के तहत 2018 के इंतख़ाबात करा देते हैं, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी की जाएगी। आप मुझे बताइए कि 4 साल तक PTI की हुकूमत उस मरदमशुमारी पे बैठी रही। अप्रैल 2022 में जब हम आए और मुझे ये वजारत मिली, चूँकि ये इदारा मेरे तहत था, हमने ये डिजिटल मरदमशुमारी करनी थी। हालत ये थी कि जो टैब्स एक्वायर करने थे वो टैब्स तक एक्वायर नहीं हो चुके थे, ना उसका कोई बंदोबस्त किया गया था। हमने उस वक्त हंगामी बुनियादों पर टैब्स की 1.25 लाख से ज़्यादा लेने थे, वो आपको कोई इकट्ठे नहीं मिल सकते थे, वो शुरू किए। चूँकि डिजिटल मरदमशुमारी थी, आपने 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने तरबियत देनी। मेरे कहने का मकसद ये है कि उससे पहले 4 सालों में अगर ये सब कुछ कर चुके होते और मरदमशुमारी टाइम पे ख़त्म हो गई होती तो शायद हमें इल्तवा इलेक्शन का ना देखना पड़ता, जिसके ऊपर इनको आपने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने से 2 दिन पहले उसकी मंजूरी देकर आपने खुद बुनियाद रखी। नहीं, बात सुनिए, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला था कि जब मरदमशुमारी होगी तो उसी के तहत नया इलेक्शन होगा। अगर आप उसके तहत ना करते तो सिंध का सूबा उस पर इतराज़ कर सकता था कि ये, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा इलेक्शन चैलेंज हो सकता था। तो लिहाजा हमने जितनी जल्द अज जल्द मुमकिन हुआ वो मरदमशुमारी करके उस फैसले को जो इमरान खान साहब ने खुद किया था कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल तक ये सोते रहे, इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर लो। 4 साल तक ये सोते रहे कि मरदमशुमारी करा लो, नहीं कराई, उसकी तैयारी नहीं की। फिर आप ये मुझे बताएं कि इनको किसने मशवरा दिया था कि अपनी हुकूमतें पंजाब और KP में किसी ने तोप चलाई थी? पुरानी बात में चलिए, अभी पे आ जाएं। हमाकतें अपनी,
और लतीफ उन खोसा साहब- हमाकतों का इल्जाम आप दूसरों पे लगा लतीफ खोसा देते हैं। साहब, क्या ये एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिचुएशन लेकिन है एक चीज या और यहाँ सूरत हाल अपनी नदीम साहब, एक चीज और मैं करना है, मैं खोसा साहब से पूछूं, फिर आप कहिए। जी। इन्होंने आप पूरा जो टाइम बात दे दें, आसिफ देखिए, इकबाल साहब को आपके दे दें, सामने वफाकी मिसाल दी वजीर जो हैं, मैंने पूरा कहा कि टाइम ये इन्हीं को हमारे दे दें। कौमी इदारों कोई के जरूरत खिलाफ नहीं है वही किसी चला और को लेने की, ये इनको बोलने दें। जो कुछ मेरा हमारे टाइम भी इन्हीं फौज को के दे दें। खिलाफ इस वक्त जो प्रोपेगेंडे की कैंपेन चल रही है, मैं समझता हूं कि ये नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान मुझे के क्यों लिया दुश्मनों आपने को प्रोग्राम मवाद में? दे रहे हैं पाकिस्तान की रियासत खोसा की तरफ। साहब, क्या ये एक ऐसी सियासी सूरत हाल है इस वक्त जिसमें हम पाकिस्तान में हैं जो सस्टेनेबल बोलते हो जा या रहे हैं, किसी वक्त इनको भी ये बोलने collapse दें कर भाई, सकते हैं? बोलने दें। खोसा देखें, साहब। ये जितनी बदनीयती और बददियांती से ये इस वक्त मामूलात को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही का शाखसाना है। ये जो फैसला इन्होंने लिया है, ये इनके लिए वाटर लू साबित होगा, आप देखिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान ने कहा कि हमारी जो फैसले की तशरीह इन्होंने गलत की। हमने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी। और इसको जो है, इनको आज़ाद डिक्लेयर करके बखेर देना हवा में, ये इनके साथ ज्यादती थी। फिर उन्होंने इस चीज़ का भी, जस्टिस मंदोखेल ने लिखा है और जस्टिस चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने अनाउंस किया, उन्होंने इसका भी अहाता किया कि ये एतराज़ कहना कि जी ये पीटीआई नहीं आई हमारे सामने या जिन्होंने माना नहीं है, मांगा नहीं है, उनको कैसे दे सकते हैं, इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास अपील है और अपील एक तसलसल होता है उस ओरिजिनल प्रोसीडिंग का। और ओरिजिनल प्रोसीडिंग ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार किया। सो गलती वहां हुई। अब अगर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलती करती है, उसका हम जो है खमियाजा, उसका जो है हम वो इसको नुकसान जमहूर को नहीं पहुंचा सकते। आइन खोसा साहब, आप इस पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या लाए हमले आपको? सुन ले, वो हमने कर लिया है, लेकिन अगर आपने बाकी वक्त भी आसन इकबाल साहब को देना है तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों था? सुन तो लेना जरा जवाब इसका, जो बार बार ये आप इसे पूछो। जी जी। बड़ा इन्होंने अच्छा तीर मारा है। अगर तीर मारा होता है, इन्होंने तजहीक की है, इनका वतीरा है हमेशा, ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था, तारिक अजीज को, अख्तर रसूल को सजाएं करवा के खुद ये जो है वहां से देगें भेजते रहे और बंदे भेजते रहे, और सारा काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया था और सजा उन दो को करवा दी। फिर चमक की रीत इन्होंने क्वेटा से शुरुआत की, फिर अंदर से ही जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ एक साजिश करवा कर चीफ जस्टिस को मादूल करवा कर एक अपना मनपसंद बिठा लिया उस पर। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं और इन्होंने बंदियाल की अदालत में भी ऐसा ही किया। काजी फाइज ईसा साहब को खड़ा करके इन्होंने जो है किया और उसका इंतजार करते रहे। अब काजी फाइज ईसा साहब को ये 3 साल देना चाह रहे हैं और चाहते थे ताकि उनको जो है उनके जरिए कुछ और काम भी जितने करवा सकते हैं करवा लें। और ये बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान ने इसको फोर्सी करते हुए उन्होंने ये इनका जो है अजाइम मजमूम अजाइम खत्म कर दिए, खाक में मिला दिए कि 2/3 इनके पास ना होगा ना ये तरमीम आइन में कर सकेंगे। वरना ये तो अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे। आपको अगर याद होगा 15वीं और 16वीं तरमीम जनाब नवाज शरीफ साहब ने की थी कि मेरे फरमान के ताबे चलेगी ये पाकिस्तान की रियासत, और वो खलीफा वक्त और अमीरुल इन्होंने वैसे बड़ी संगीन बात कर दी है, जमहूरी मिजाज जिससे एक मेलाफाइडी कहिए कि इनके बकौल कि सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली से 2/3 अक्सरियत का हक अपने फैसले से चेंज किया है। ये एक बड़ी संगीन इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। दूसरी बात यह कि देखिए, मैं लतीफ़ खोसा साहब का कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। जिस शद्दोमत के साथ ये पीपल्स पार्टी की वकालत किया करते थे, अब उसी शद्दोमत के साथ पीटीआई की कर रहे हैं। मैं तो शुरू से आज तक एक ही जमात की वकालत की है, तो लिहाजा यकीनन इतना मेरे पास वर्सटाइल तजुर्बा नहीं है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तभी मुस्तहकम होगा कि अगर हम इस वक्त हालात की संगीनी देखें। हम सबको महाजराई से हट के मुल्क को यकजा करके मुआशी मसाइल और दलदल से निकलने के लिए किरदार अदा करना चाहिए और हमें माजी से सबको सबक सीखना चाहिए। देखिए, सब ने गलतियां की हैं, सियासतदानों ने भी की हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने भी की है, अदलिया ने भी की हैं,
और मेरा ख्याल है कि रास्ता एक ही है कि हम सब इस वक्त मुल्क की खातिर ये देखें कि किस तरह हम इस मुआशी एमरजेंसी, कहूँगा मैं, पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी एमरजेंसी से गुजर रहा है, इससे निकल जाएं। अंदर की हमारी किसी किस्म की फसाद, इंतशार पाकिस्तान के इस बहरान को गहरा करने का खुदा न खास्ता मुआशी बायस बन इमरजेंसी सकता है। लगाने का भी आपका कोई प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमें इस वक्त अगर हम तहम्मुल के साथ, देखिए हमें हमारा क्या खत्म हो फर्क गया। है? एहसन इकबाल साहब, सरदार इस्तेकाम लतीफ खोसा चाहिए, साहब और अमन हाफिज चाहिए, नईमुर रहमान साहब, तसलसल चाहिए।